नमस्कार। आजादी के बाद शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश में विकास और रोजगार दोनों पर फोकस सरकार का स्पष्ट रूप से साफ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि मेक इन इंडिया के साथ साथ स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की बात हो रही है और इस मिशन को जोड़ करके सरकार की नीतियों को और खास तौर पर बजट को देखना बहुत जरूरी है। कल हमने चर्चा की थी मेक इन इंडिया की और आज हम चर्चा करेंगे स्किल इंडिया की, क्योंकि उसके बिना मेक इन इंडिया क्या किसी भी फ्लैगशिप का नाम लीजिए, स्किल इंडिया के बिना वो अधूरा ही रहेगा और अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता। मेरे साथ अगले आधे घंटे के लिए बहुत ही दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं एनएसडीसी के चेयरमैन मिस्टर जयंत कृष्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हमारे साथ हैं आरसीएम रेड्डी साहब, जो कि एमडी हैं और सीईओ हैं IL&FS जो एजुकेशन एंड स्किल है, उसके बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन आइए हमेशा की तरह देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है सवाल आपके लिए, जिसका जवाब हम इस कार्यक्रम के अंत में देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आखिरी बार केंद्रीय बजट शाम 5 बजे किस साल पेश किया गया था, यह है आज का सवाल। अगर आप जवाब जानते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, नहीं जानते हैं तो भी हम इस कार्यक्रम के अंत में आपको जरूर बता देंगे। लेकिन आइए अब इस प्रोग्राम की ओर रुख करते हैं और देखते हैं कि स्किल इंडिया की बड़ी तस्वीर है क्या। स्किल इंडिया लॉन्च तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक जमीन पर कितना काम हुआ है, आंकड़ा हमने खुद एनएसडीसी से लिया है। 55 लाख लोगों की जो ट्रेनिंग है वो पूरी हो चुकी है, करीब करीब 24 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। और लेकिन जो स्किल गैप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक ये संख्या काफ़ी कम है। कुछ आंकड़े हम आपके लिए लेकर के आए हैं। खेती बाड़ी में ज़रूरत है 21 करोड़ की, लेकिन अभी तक केवल 17 करोड़ लोग के करीब ही लोग काम करते हैं और उसमें से बहुत ज़्यादा लोग अनस्किल्ड हैं। इसी तरह से बहुत सारे सनराइज सेक्टर्स हैं जहां पर रोजगार की असीम संभावनाएं हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि वहां पर स्किलिंग हो पाएगी। खासतौर पे अगर ऑटो सेक्टर की बात की जाए तो वहां पर उम्मीद है कि ये जीडीपी में अच्छा खासा योगदान रखेगा, इसलिए स्किलिंग की ज़रूरत है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में 16 लाख नौकरियों की ज़रूरत है, लेकिन स्किल लोग हैं या नहीं एक बड़ा सवाल है। 15% का ग्रोथ तो ज़रूर दिख रहा है यहाँ पर। अगला सेक्टर कंस्ट्रक्शन, शायद बहुत बड़ा सेक्टर जहां पर रोजगार के मौके अभी भी हैं और करीब करीब 34% जो हैं वो स्किल्ड नहीं है। इसलिए उनको अगर सभी को ये जो सभी तक घर पहुंचाने का जो सपना है वो इसको पूरा करने के लिए इनको स्किल करना बहुत ज़रूरी होगा। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। कृष्णा जी, आपसे ये सवाल ये कि ये जो पूरा बजट है, अगर हम स्किल इंडिया मिशन को देखें तो ये बजट कितना योगदान देगा, कितनी अहमियत रखता है बजट, और दूसरे फैक्टर्स क्या हैं जो इस पूरे मिशन को सफल बनाएंगे? देखिए, ये जो बजट है उसके सबसे बड़ा जो मिनिस्ट्री ने मांग करी है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, वो करीब 7,000 करोड़ रुपए की मांग करी है, जो पिछले साल के आउटले से काफी बढ़ा हुआ अमाउंट है। तो इस अमाउंट को मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो या मॉडल सेंटर्स की स्कीम आ रही है या अप्रेंटिसशिप रिफॉर्म्स के बाद जो उसके लिए पैसा चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी और ये बजट में इसका जब एलोकेशन होगा तो एक अच्छी शुरुआत होगी। तो बिना मनी के तो कुछ भी मूव नहीं करेगा, इसलिए ये बजट अपने आप में बहुत अहम है। और कुछ और भी एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियर आ रही हैं इसमें कि जैसे अप्रेंटिसशिप रिफॉर्म्स हैं, नया एक्ट है, उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो किस तरह से जो अभी अप्रेंटिसशिप में खर्चा होता है उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काउंट करने की ज़रूरत है। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। और किस तरह से जो अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना है उसका आउटले भी बढ़ाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो स्टाइपेंड अप्रेंटिसेस को देगी इंडस्ट्री, उसका कम से कम 50% का भुगतान गवर्नमेंट उनको वापस कर दे। तो मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और मुझे लगता है कि बजट जो है वो, क्योंकि प्रधानमंत्री का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। आपने दो बड़ी बातें की सर कि जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसके लिए फंड बढ़ाया जाना चाहिए और दूसरी बात कि जो ओवरऑल कौशल विकास के लिए जो अभी करीब करीब 5,000 करोड़ है उसको बढ़ा करके 7,000 करोड़ किया जाना चाहिए। रेड्डी साहब, आपके हिसाब से ये जो तीन फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसकी शुरुआत हमने की, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और जो स्टार्टअप इंडिया है, उसमें जो सिनर्जी है उसको कैसे बढ़ाया जाए और क्या दिशा आपको सही दिख रही है इस वक्त? ऐसा है, जैसे अजय जी आपने ठीक कहा है, जो मेक इन इंडिया हो, स्वच्छ भारत हो, डिजिटल इंडिया हो, सब में एक कॉमन थीम जो है स्किल इंडिया। अनलेस वी हैव द स्किल्ड, ट्रेन्ड, गुड क्वालिटी मैन पावर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव एनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम्स। लेकिन इसको जब पैरेलल स्ट्रीम में चल रहा है, नहीं तो इसको इकट्ठा कैसा लाना है, इसको कैसा एक इकोसिस्टम जैसा बनाना है। मैं एक एग्जांपल देके बताना चाहूंगा। आप मेक इन इंडिया लीजिएगा,
डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, हिंदुस्तान में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी एरिया है। बट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जितना स्किल्ड मैन पावर है हमारे पास नहीं है। हमारा ITS पढ़ाते हैं नहीं है। हमारा जो शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम करते हैं डिफेंस के लिए करते हैं वो भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो जब मेक इन इंडिया एक सेक्टर आइडेंटिफाई करो, जिस सेक्टर में जो स्किल गैप्स, आपने ठीक कहा है स्किल गैप्स है, स्किल गैप्स आइडेंटिफाई करो, उस डिलीवरी के लिए जो इंडस्ट्री इधर जो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करेगी वो इंडस्ट्री को लाएगा, और उसके साथ साथ जो ट्रेनिंग देते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइडर को लाएगा, देन द स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके साथ जो जुड़ा हुआ है उनको लाए, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है यूनिवर्सिटी द एकेडमिक सेटअप उनको भी लाएगा। जो इंडस्ट्री, एकेडमिया और द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड ऑन वन सेक्टर, एक सेक्टर को लेके उस सेक्टर में जो गैप्स है स्किल गैप्स, उस गैप्स को कैसा करना है, वो शॉर्ट टर्म कोर्स हो, लॉन्ग टर्म कोर्स हो, एक प्रणाली का एक प्लान बना के, एक इकोसिस्टम बना के, एक इकोसिस्टम द्वारा सेक्टर स्पेसिफिक हाई एंड जो मेक इन इंडिया का जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है उसको हम लोग एक प्रणाली का एक प्लान बनाना काफी जरूर है। जब तक वो प्लान नहीं बनेगी जो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। इकोसिस्टम बहुत जरूरी है बनाना, सभी लोगों को एक साथ आना होगा और साथ में काम करना होगा। आइए चलते हैं बजट यात्रा पर और आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मणिनगर। देखते हैं वहां से स्किल इंडिया की क्या कहानियां लेकर के आए हैं हमारे रिपोर्टर्स। देश की जनसंख्या में 65% युवा हैं जिनकी उम्र 35 से कम है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2022 तक भारत में कामकाजी उम्र वाले लोगों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के तहत अगले एक साल में 24 लाख लोगों को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण देकर उनको स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है। लेकिन इस राह में अभी कई चुनौतियां हैं। उम्मीदवारों को मौजूदा नौकरियों की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए जिस प्रशिक्षण की जरूरत है उसके लिए सही पार्टनर की तलाश भी जरूरी है और उद्योग जगत की इसमें बड़ी भूमिका हो सकती है। बीइंग ए मैन्युफैक्चरर, स्किल डेवलपमेंट हमसे हमारे थ्रू अगर होता है तो हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं कि वी नो द पल्स ऑफ द किस तरह से डेवलप करना है कारीगर को, वर्कर को किस तरह से एजुकेट करना है और अपने काम के अनुरूप उसको ढालना है कि क्लस्टर सेंट्रिक एजुकेशन शुरू की जाए कि जो जिस चीज़ का क्लस्टर है, वो आगरा जैसे जूते का क्लस्टर है तो आगरा में जूते की पढ़ाई, जो टेक्सटाइल का क्लस्टर है उसमें टेक्सटाइल की, जो ऑटोमोबाइल का क्लस्टर है उसमें ऑटोमोबाइल की। अगर ये पार्ट ऑफ करिकुलम हो और वही स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 7वें 8वें के बच्चों को अगर वो लोकल इंडस्ट्री पढ़ाई जाए और लोकल इंडस्ट्री का एक्सपोजर दिया जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप भी आएगी, ड्रॉप आउट्स के लिए जॉब्स भी आएंगे। देश के कुल श्रम बल में से महज 2% के पास औपचारिक स्किल प्रमाण पत्र हैं। ऐसे में सरकार व उद्योग को मिलकर ऐसे हालात तैयार करने होंगे कि लोग वोकेशनल ट्रेनिंग की ओर सहज ही आकर्षित हो सकें। साथ ही ये भी तय करना होगा कि कामगारों को प्रशिक्षण पर बहुत ज्यादा खर्च न करना पड़े। युवा इस देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और अगर उन्हें वक्त रहते निखारा जाए तो आसानी से युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति बन आर्थिक तरक्की की इबारतें लिख सकता है। अभिषेक झा, डीडी न्यूज। अहमदाबाद का मणिनगर औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, जहां मौजूद हैं वो तमाम सुविधाएं जिनसे तैयार हो रहा है स्किल इंडिया। अपने बेहतर प्रशिक्षण के लिए मणिनगर ITI को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग से नवाजा जा चुका है। ITI का ट्रेनिंग स्टैंडर्ड, ITI का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका बिल्डिंग, उनका टूल्स इक्विपमेंट, मशीनरी कैसी लेटेस्ट है कि नहीं, स्टाफ की ट्रेनिंग कैसी दी जाती है, बच्चों का एडमिशन का स्टैंडर्ड कैसा है। उसमें से गुजरात में पहली मणिनगर ITI जिन्होंने 5 स्टार रेटिंग प्राप्त किया है। महज 5 साल पहले खुले इस संस्थान में तकरीबन 5000 प्रशिक्षुओं को रोजगार हासिल हुआ है। ITI मणिनगर अपना व्यवसाय खोलने वाले युवाओं को सहायता भी प्रदान करता है। केंद्र की सहायता के तहत 40% तक दी जाने वाली इस सहायता और सस्ते ब्याज दरों ने युवाओं को अपना उद्योग चलाने के लिए प्रेरित किया है। मैं 10वीं के बाद ITI में टर्नर कोर्स लिया है। टर्नर कोर्स के बाद
टर्नर कोर्स 1 साल का है, उसके बाद मेरे को जॉब लग जाएगी। पर अगर जॉब नहीं लगी तो मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं मेरा खुद का कारखाना खोल सकता हूँ। इस औद्योगिक तालीम केंद्र में गांव से आए युवाओं को स्वरोजगारी के अवसर मुहैया कराते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग लेके कई लोग या तो अपनी खुद का बिजनेस करते हैं या तो किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। यहाँ डिजाइनिंग क्लास चलाई जा रही है जिसे इंडस्ट्री की सहायता से तैयार किया गया है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि यहाँ कई सारे कोर्स वर्कशॉप में कराए जाते हैं। मणिनगर ITI में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल अपनाया जा रहा है। संस्थान के कोर्स, उपकरणों की खरीद जैसे तमाम मसलों पर आपसी सहमति से काम किया जाता है। 2016 में भारत दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी और देश में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश भी आने की उम्मीद है। इसके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की जरूरत है। साथ ही ऐसी नौकरियों के लिए लोगों को कुशल बनाने की भी जरूरत होगी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने अगले 8 साल में 500 मिलियन लोगों को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा है। ICICI अकादमी फॉर स्किल का लक्ष्य 2017 तक 1 लाख प्रशिक्षुओं को ट्रेन करना है। एरिसेट और नेस्कॉम फाउंडेशन 2500 छात्रों को देंगे मौका। ICSI अभ्यर्थियों को करेगा मदद। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कौशल विकास के क्षेत्र में अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भिलाई में ICICI फाउंडेशन और राज्य सरकार द्वारा गरीब बच्चों को स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को आवास की सुविधा भी दी गई है। कोई नौकरी नहीं कर रहा है तो उसको नौकरी में बहुत अच्छे से सैलरी मिल जाता है और हुनर दिखाने के बाद उसका सैलरी और बढ़ जाता है, तो अपने परिवार में खुशहाल से रह सकते हैं। वहीं प्रशिक्षण के संबंध में ICICI फाउंडेशन के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रयास से प्रतिभागियों को 100% रोजगार मिलने की संभावना है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों से इस संबंध में समझौता किया जा चुका है। 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। 3 महीने ट्रेनिंग के बाद इनको रोजगार मिल जाता है। जैसा कि यहाँ के प्रबंधन के लोग मुझे बता रहे थे कि इनका अलग अलग कंपनियों से टाई अप है। जब ये ट्रेनिंग कर लेते हैं तो प्लेसमेंट के लिए उनको भेजा जाता है और इनको नौकरी मिल जाती है। तो यहाँ पर उनका दावा है कि यहाँ 100% प्लेसमेंट है। जो भी बच्चा है ट्रेनिंग लिया है कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाइवलीहुड कॉलेज में, उनको ट्रेनिंग के बाद नौकरी मिल रही है और यही बताता है कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी कैसे कम होगी। कैमरामैन मोहम्मद फारूक के साथ राघवेश पांडे, दूरदर्शन समाचार, भिलाई। जैन सर, आपने ये तीनों ही स्टोरीज देखी। अगर बात की जाए गैप्स की, स्किल गैप्स की, तो हर साल 30 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं, केवल 5 लाख एम्प्लॉयबल होते हैं देश में। इसलिए आपकी चुनौती बहुत ज़्यादा है सर। देश में क्या आप किसी स्किलिंग के किसी खास मॉडल पर काम कर रहे हैं? इंडिया के लिए कौन सा मॉडल तलाशना होगा स्किलिंग के लिए, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है सर? देखिए, एक अनुमान के हिसाब से जो हमारे जितने अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उसमें मुश्किल से 10% एम्प्लॉयबल होते हैं। और अगर देखा जाए प्रोफेशनल कोर्सेज बीटेक और MBA इस तरह के लोगों में तो शायद 30% एम्प्लॉयबल होते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि डॉक्टर APJ कलाम बोलते थे कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं है, इशू है अनएम्प्लॉयबिलिटी का। तो हम लोग जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स के थ्रू, करीब 4-4.5 हज़ार ट्रेनिंग सेंटर्स जो 200 से ऊपर ट्रेनिंग पार्टनर्स के हैं, उसमें कोशिश यही है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो हैं, जो लाइफ स्किल्स हैं, उनका कॉमन डिनोमिनेटर रहे हर कार्यक्रम में। तो इस पे हमारा फोकस बराबर रह रहा है कि वो हम सिर्फ कोर स्किल्स के साथ साथ, चाहे वो सर्विस सेक्टर के हों या टेक्नोलॉजी के हों या मैन्युफैक्चरिंग के हों, उसके साथ एक लाइफ स्किल्स पे काफ़ी फोकस दिया जाए ताकि वो बच्चे जो निकलें उससे वहाँ पे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े और उन्हें कॉन्फिडेंस आए। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी बनना चाहते हैं तो उसकी उनमें क्षमता हो। रेड्डी साहब, चूंकि आप ज़मीन पर काम करते हैं, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब आप काम करते हैं विद्यार्थियों के साथ में स्किलिंग के लिए, तो आपको दिक्कतें क्या आती हैं और क्या कुछ इकोसिस्टम में बदलाव किए जाने की ज़रूरत है जो आपको भी फ़ायदा पहुँचाए और जो स्किल ले रहे हैं उनको भी? सबसे बड़ा समस्या जो हम लोग फेस करते हैं जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, हिंदुस्तान में सबसे एक बड़ा मैक्रो लेवल में जो समस्या है, जहां नौकरी है उधर लोग नहीं है, जहां लोग है उधर नौकरी नहीं है। आप देखिएगा जितना इंडो गैंजेटिक प्लेन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और जो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से आपने देखा है फिल्म छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा में, ये सब जगह में जहां नौजवान है, रोजगार चाहिए, लोग है, लेकिन उधर कारखाना नहीं है, उधर नौकरी नहीं है। जहां नौकरी है गुजरात और तमिलनाडु, वेस्टर्न डेवलप्ड स्टेट्स में है, उधर लोग का
कम है। सो ये जो मिसमैच जो है और पीपल और जॉब्स का मिसमैच जो है सबसे बड़ा चैलेंज है। इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, जो छत्तीसगढ़ में आप ट्रेनिंग कराइएगा, ट्रेनिंग कराने के बाद नौकरी के लिए तो उनको कोई शहर भेजना पड़ेगा। शहर में जो तनख्वाह मिलते हैं वो तनख्वाह इनको लिए सफिशिएंट है ही नहीं है। तो जब सफिशिएंट नहीं है तो वापस जाएंगे, जितना आप मेहनत किए सब मिट्टी में चले जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग एक छोटा सीमलेस इंटीग्रेशन करना चाहिए, जहां नौकरी और जो लोग इसका दोनों का जो स्मूथ माइग्रेशन प्रोसेस ट्रांजिशन शुड बी स्मूथ। जब तक हम लोग वो इंश्योर कराना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जैन सर, आपने ये कहा कि जो सिनर्जी जो है, रेड्डी साहब ने उठाया कि जो मेक इन इंडिया के जो सेक्टर्स हैं वहां से लिंक करके आपको स्किल इंडिया कार्यक्रम चलाना चाहिए, और आपने स्किल सेक्टर काउंसिल जो बनाया उसी दिशा में वो कदम है। कौन से आपको लगता है कि कौन से ऐसे ट्रेड हैं, यहाँ एरिया हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम अच्छा हो रहा है, और कहाँ पे प्रॉब्लम एरियाज है जहाँ पर एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है, ये जो सारे स्किल सेक्टर काउंसिल्स में? देखिए, हमें ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जो स्किल इंडिया मिशन है, जिसमें 50 करोड़ लोगों को स्किल करना है 2022 तक, ये मानवता के इतिहास में किसी भी मुल्क ने इतना बड़ा हुनर सिखाने का कार्यक्रम कभी इतिहास में किसी मुल्क ने नहीं किया है। तो ये इतना बड़ा कार्यक्रम है, इसमें इतने चैलेंजेस हैं कि जितना भी काम किया जाए उतना ही कम है। तो अगर आपने जब क्षेत्रों की बात करी तो 3 सबसे बड़े जो क्षेत्र हैं जिसमें सबसे ज्यादा गैप है स्किल्स का, वो सबसे बड़ा क्षेत्र है कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और ये वाला क्षेत्र जो है, और दूसरा और बिल्डिंग्स का, और सेकंड लार्जेस्ट है रिटेल इंडस्ट्री जो सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ी है। रिटेल में सिर्फ आप जो एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत ज्यादा है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत ज्यादा है, और सिर्फ एक रिटेल स्टोर की बात मत करिए जो आपको मॉल्स में दिखता है, उसके पीछे एक पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक बैक एंड होता है जो बहुत रॉबस्ट होना चाहिए और बहुत एफिशिएंट होना चाहिए। और तीसरा बड़ा सेक्टर जो है वो आपका लॉजिस्टिक्स का और ट्रांसपोर्टेशन का है। ये 3 सबसे बड़े सेक्टर्स हैं। तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है। सभी सेक्टर्स प्रयास कर रहे हैं। हमारे 40 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, सभी लोग प्रयासरत हैं। लेकिन ये इतनी डिफिकल्ट जर्नी है, कोई ये आसान काम नहीं है, क्योंकि सरकार ने रियलाइज किया कि ये सिर्फ सरकारी संस्था जो हैं उन मापदंडों को ना तैयार करें जिसके बेसिस पे स्किलिंग होती है। इंडस्ट्री के लोगों को लाकर ये सेक्टर स्किल काउंसिल्स बने हैं कि वो लोग नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स तैयार करते हैं, और उनके हिसाब से उन एक जॉब रोल के जो नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसकी बेसिस पे करिकुलम सेट होता है, और उसी के बेसिस पे ट्रेनिंग होती है, फिर उसी की बेसिस पे असेसमेंट होता है और सर्टिफिकेशन होता है। सर्टिफिकेशन भी जॉइंट होता है भारत सरकार और सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ में। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन जो देश ने देखा है, और पिछले आज़ादी के कई दशकों तक जो फोकस नहीं रहा स्किल्स पे, वो अब रिसेंटली उस पर बढ़ा है। और ये अपने आप में बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप जो भी मिशन ले लीजिए भारत सरकार का, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे स्टार्टअप्स का हो या स्वच्छ भारत हो, उस सब की कॉमन डिनोमिनेटर की जो एक लेयर है वो स्किल इंडिया है। और अगर वो हम ठीक से नहीं करते तो शायद सभी मिशन के अचीवमेंट्स में कुछ कॉम्प्रोमाइज रह जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में मैंने और मेरे सहयोगी अरुण शर्मा ने कुछ स्किल सेक्टर काउंसिल्स हैं उनका जायजा लिया। आइए देखते हैं बजट यात्रा की ये 2 कहानियां, उसके बाद रैपिड फायर राउंड। मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने 25 ऐसे सेक्टर्स का चुनाव किया है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग के असीम संभावनाएं हैं और रोजगार की भी, लेकिन रोजगार के लिए जरूरी है स्किल, और ऐसी सरकार ने 41 सेक्टर स्किल्स काउंसिल बनाई है। इस वक्त हम हैं स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स में। इसमें कोई दो राय नहीं कि एनर्जी सेक्टर में अब सरकार और बजट दोनों का सबसे बड़ा फोकस सोलर पर होने जा रहा है। ग्रीन जॉब्स पर बने स्किल सेक्टर काउंसिल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करिकुलम बनकर तैयार है और 3 माह के पायलट में 2000 लोगों की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। अगले 3 सालों में 50,000 सूर्य मित्र तैयार किए जाने हैं। गांव, कस्बों और शहरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की ट्रेनिंग का काम शुरू किया जा चुका है। 1 अप्रैल से ग्रीन ट्रांसपोर्ट और ग्रीन कंस्ट्रक्शन में स्किल का काम शुरू होना है। 1 जून से वेस्ट मैनेजमेंट में कौशल विकास का काम शुरू होना है, जिसमें असीम संभावनाएं हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम 50,000 बच्चों को ट्रेन करेंगे और उनको इस लायक बनाएंगे कि वो सोलर एक्टिविटीज़ को चला सकें, सोलर इंस्टॉलेशंस कर सकें और एंटरप्रेन्योर्स बन सकें।
स्किल इंडिया कार्यक्रम के इस साल के बजट से उम्मीद है कि बीते साल करीब 5,000 करोड़ के बजट में अच्छी खासी बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि डिमांड आनी शुरू हो गई है। गांव में खासतौर पर कौशल विकास पर ज्यादा फंड की व्यवस्था होने की उम्मीद है। इन इलाकों में टूरिज्म, पशु चिकित्सा, आवास निर्माण, हॉर्टिकल्चर आदि में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। गांव और कस्बों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने के लिए फंड बढ़ सकता है। ग्रामीण कौशल विकास के लिए 1,500 करोड़ के बजट को भी बढ़ाया जा सकता है। भारत को दुनिया का स्किल हब बनाने के लिए राज्य सरकारों, एकेडमिया, इंडस्ट्री और एक्सपर्ट सभी को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। सूर्य मित्रा के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हमने 12th पास और ITI रखी है। जो लोग ITI इलेक्ट्रिकल या सिविल में हैं उन लोगों को हम 3 महीने की करीब ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक कर सकें। और उसमें ये भी उनको सिखाया जा रहा है कि मिनिमम इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कैसे प्रोजेक्ट लगाया जाता है और उसको कैसे वो कहाँ से सोर्स कर सकते हैं। भारत हाल ही में लॉन्च किए गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगुवाई भी कर रहा है और इस लिहाज से भी इस सेक्टर में सरकार बजट में कुछ रियायतों की घोषणा कर सकती है। फिलहाल अगर आप सोलर एनर्जी या कहें ग्रीन जॉब्स में स्किल डेवलपमेंट की दुनिया से नाता जोड़ना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन अवसर आपके लिए हो नहीं सकता। मिलिए ध्रुवेश, दिनेश और अनीता से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने इनकी जिंदगी में खासा बदलाव ला दिया है और अब जल्द ही ये लोग अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार का सहारा बनने जा रहे हैं। सिर्फ ये तीनों ही नहीं, ये कहानी है ऐसे कई युवाओं की जो सरकार के स्किल इंडिया मिशन के तहत हुनर भी पा रहे हैं और रोजगार भी। ध्रुवेश NSDC से मान्यता प्राप्त इस संस्थान में गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स बनाने का हुनर सीख रहे हैं, तो दिनेश इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रहे हैं और अनीता ने सिलाई का काम सीखा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मोदी जी ने एक स्किल मिशन का शुरुआत किया है, जिसमें आपको प्रैक्टिकली करने का मौका मिलेगा और आप उससे आफ्टर 45 डेज़ के बाद आपको स्किल इंडिया के अकॉर्डिंग आपको प्लेसमेंट भी मिलेगी। काफ़ी मैंने कोशिश की लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, क्योंकि मेरे पास कोई स्किल नहीं थी। यहाँ मैंने आके देखा कि यहाँ अनेक प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। मैंने फिर इसमें असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन लेवल 3 का कोर्स चुना। मैं ये कोर्स अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा प्राइवेट जॉब है और आगे चल के मैं अपनी परिवार की हेल्प कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये कोर्स चुना। हर हाथ को अगर रोजगार चाहिए तो हर हाथों को हुनर भी सीखना होगा। और भारत जैसे देश के अंदर जहां 65% आबादी 35 साल से उम्र की कम की है, ऐसे में ये भारत के लिए एक सुनहरे अवसर की तरह है, जो कि वैश्विक पटल पर एक युवा और एक हुनरमंद व्यक्ति को पेश कर सकता है। खास बात यह है कि ये इंस्टीट्यूट्स का नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ टाई अप है और ये इन युवाओं को हुनर सिखाने के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं लेते हैं। कंपनियों को जिस भी तरह के मैन पावर की जरूरत होती है वो ऐसे इंस्टीट्यूट से संपर्क करती हैं और फिर यही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट युवाओं को जरूरत के अनुसार हुनर सिखाती हैं। खास बात ये भी है कि ये इंस्टीट्यूट जरूरी हुनर सिखाने के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाते हैं। इन इंस्टीट्यूट्स को फंडिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सीधे तौर पर सरकार से मिलती है। स्किल इंडिया मिशन के तहत अभी भारत को काफी दूरी तय करना बाकी है ताकि वो वैश्विक पटल पर ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बन सके। अरुण शर्मा, DD न्यूज, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद उस पार देखेंगे रैपिड फायर राउंड। Join us at Destination Northeast 2016 and let the journey begin. From 12th to 14th of Feb, New Delhi. I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car, a big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere, but it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. आज मेरा एग्जाम है। अच्छा होगा डेविड, गुड लक। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड और सेकंड आई है रिया।
वर्ड है असलम। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। आइए देखते हैं रैपिड फायर राउंड में क्या है हमारा पहला सवाल। आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। रैपिड फायर राउंड में पहला सवाल देखिए। स्किल इंडिया को लेकर इंडस्ट्री के सामने मुश्किलें क्या हैं रेड्डी साहब? सबसे पहले नंबर 1 जो चैलेंज है इंडस्ट्री के साथ, जो अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल, मिसमैच बिटवीन देयर एस्पिरेशंस एंड रियलिटी, एंड ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनर्स, गुड क्वालिटी ट्रेनर्स नॉट बीइंग देयर। और जो थर्ड जो सबसे बड़ा जो है गवर्नमेंट से जो सपोर्ट सिस्टम है उसमें एक प्रेडिक्टेबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो नहीं दिखती है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आइए देखते हैं क्या है रैपिड फायर राउंड का हमारा दूसरा सवाल। सवाल नंबर 2, राज्यों में ITIs की क्वालिटी सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? जन साहब। देखिए, राज्यों में जो ITIs हैं उसमें इस समय टीचर्स के रिक्रूटमेंट में बहुत बड़ा गैप चल रहा है, और तो हमें वो जल्दी से जल्दी भर्ती करके सब राज्यों को एक गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ेगी। करीब करीब सारी ITIs को जो PPP मॉडल है जो वर्ल्ड बैंक का, और जिसके अंदर में एक इंडस्ट्री से एक आदमी, सीनियर आदमी आकर एक चेयरमैन बनता है IMC का, उस मॉडल को और सशक्त करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो कुछ ट्रेड्स जो ऑब्सोलीट हो गए हैं, जिसमें मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनको फेज आउट करके न्यू जनरेशन ट्रेड्स को ऐड करना जरूरी। बहुत शुक्रिया सर। देखते हैं अंतिम सवाल वक्त की कमी की वजह से तीसरा सवाल आपके सामने आता हुआ। क्या इस बजट में वोकेशनल एजुकेशन के लिए बजट में बढ़ोतरी हो सकती है? जैन साहब। बिल्कुल, हर हाल में, क्योंकि अगर ये बढ़ोतरी नहीं हुई तो बहुत से सपने जो हैं स्किल इंडिया के वो पीछे छूट जाएंगे, तो ये तो बढ़ोतरी होनी ही है। वक्त है अब उस सवाल का जवाब जानने का जिसे हमने इस कार्यक्रम के शुरुआत में पूछा था। ये देखते हैं सवाल हमारा क्या। सवाल ये कि शाम को अंतिम बार शाम 5 बजे किस साल बजट पेश किया गया था, और आपकी स्क्रीन पर जवाब आता हुआ वर्ष 2000, मतलब आखिरी बार शाम 5 बजे, उसके बाद ये फिर सुबह 11 बजे पेश किया जाने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, CEO NSTC और ILFS से वक्त निकालने के लिए, एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव देने के लिए रेड्डी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले शाम 7:30 बजे ये हमेशा कार्यक्रम लेकर के हम फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि ये देश का बजट है, आपका बजट है, हमारा बजट है, ये सबका बजट है। मुझे और मेरी पूरी बजट टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।